Hello, good morning. Myself Ravi Kumar Pals, and I teach chemistry, and I am here to start a new chapter, that is metals and non-metals. अब metals and non-metals पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, दैट इज उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा दैट इज पोजीशन ऑफ सबसे पहला टॉपिक होगा पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। पहला टॉपिक हमारा दैट इज पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल्स। एंड पोजीशंस पढ़ने के बाद पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग सेकंड टॉपिक मूव करेंगे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमारा थर्ड टॉपिक होगा दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज का हम लोग यूज़ करके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में जो इन्वॉल्व है उसको यूज़ कर उसको पढ़ेंगे। दैट इज नेक्स्ट आएगा रिएक्टिविटी सीरीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड फोर्थ टॉपिक आएगा रिएक्टिविटी सीरीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड के बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा मेटलर्जी। लास्ट टॉपिक है हमारा मेटलर्जी। सो इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है दैट इज इंट्रोडक्शन में मेटल्स एंड नॉन मेटल की पोजीशंस। एंड इसके बाद आते हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करके केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज आयनिक कंपाउंड। एंड लास्ट में हमारे पास एक प्यारा सा टॉपिक आएगा दैट इज मेटलर्जी। So we are going to start our first topic, that is position of metals and non-metals in the periodic table. Position of metals and non-metals in the periodic table. जो periodic table हम लोग जब स्टडी करते हैं तो या फिर देखते हैं उसमें हमें चार ब्लॉक्स मिलते हैं। चार ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, पहला होगा एस ब्लॉक, दूसरा होगा पी ब्लॉक, तीसरा होता है डी ब्लॉक एंड फोर्थ होता है एफ ब्लॉक। इस तरीके से एक सिस्टमैटिक डायग्राम मिलता है। इसमें इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक। ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लॉक्स। अब इसमें हमें दो चीज़ मिलेंगे, दैट इज जो बॉर्डर लाइन डायगोनल लाइंस बनी हुई है यहाँ पे हमें मिलते हैं मेटोलाइट्स। क्या मिलेंगे, मेटोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मेटोलाइट्स वो होते हैं जिसके पास प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज होगी एंड नॉन मेटल की, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। एंड इस मेटोलाइट्स के राइट साइड में हम मिलते हैं दैट इज नॉन मेटल्स। क्या मिलेंगे, नॉन मेटल्स। एंड इनके लेफ्ट साइड में मिलेंगे मेटल्स। मीन्स इस डायगोनल लाइन के बीच में या फिर मेटोलाइट्स के लेफ्ट साइड में हमें मिलेंगे मेटल। मीन्स एस ब्लॉक में भी क्या होंगे, मेटल्स होंगे। डी ब्लॉक में भी क्या होंगे, मेटल्स होंगे। एंड एफ ब्लॉक में भी क्या होंगे, मेटल्स होंगे। एंड बी ब्लॉक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ मेटल्स मिलेंगे एंड कुछ छोटे मोटे क्या मिलेंगे, दैट इज मेटोलाइट्स मिलते हैं एंड फ्यू नॉन मेटल्स मिलेंगे।
कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे। तो ये हमारा था दैट इज द मेटल्स की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, देखो धीरे धीरे किस तरफ मूव कर रहा है, पहले मेटल्स थे उसके बाद मेटल्स की प्रॉपर्टीज कम हुई, मेटोलाइट्स आए, मेटोलाइट्स के बाद नॉन मेटल्स आए। मीन्स जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। अब मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट इज मेटल्स की प्रॉपर्टीज। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मीन्स वहाँ इधर वाले एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेंगे। जब लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। सो यहाँ से क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, एंड नेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन, दैट इज पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, एंड छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज। मेटेलिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। सो इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज पोजीशन हो गया हमारा। सेकेंड टॉपिक दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, छोटा सा स्टेटमेंट जैसे हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज बोर्ड के लिए, उसके बाद नीट के लिए। इसी तरीके से आर्ट्स एस्पिरेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, और यूपीएससी के लिए जो तैयारी करते हैं वहाँ से हमें मिलता है दैट इज फर्स्ट पोस्ट होती है। अगर वो आईएएस बनते हैं तो उसमें आती है एसडीएम। तो इसी तरीके से हमारे पास एक एसडीएम साहब है, एसडीएम का नाम क्या है, दैट इज एसडीएम का नाम है सोलू, एंड उनकी बीपी क्या होती है, हमेशा हाई। अब मेटल की प्रॉपर्टीज, मेटल मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल मोस्टली हमें क्या मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लाइक एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। एंड उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट नेचर के होंगे, जैसे सॉफ्ट नेचर के होंगे, जैसे कुछ और आएंगे एक्सेप्शन में, दैट इज एक्सेप्शन में और कुछ एलिमेंट्स आने वाले हैं। एक्सेप्शन में और कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे आएंगे जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो दीज आर सॉफ्ट सॉलिड, दे आर सॉफ्ट सॉलिड एंड दे कट विद नाइफ। इनको हम लोग नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। सेकेंड आता है, ये पहली प्रॉपर्टीज होगी। सेकेंड आता है दैट इज अगर ये सॉलिड है तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दे हैव हाई डेंसिटी के अलावा डी से एक और इनकी प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज डक्टाइल नेचर की होती है, डक्टिलिटी शो करते हैं। दे आर डक्टाइल इन नेचर, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स गोल्ड होते हैं। एम से आते हैं, दे आर मेलिएबल इन नेचर, मीन्स डक्टाइल का मतलब होता है दैट इज ये वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, एंड मेलिएबल का मतलब होता है शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर इनको हम हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे, बीट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और शीट्स में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट अच्छे जो होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सारे अच्छे एलिमेंट्स हैं। कॉपर भी शो करता है मेलिएबिलिटी, एंड एल्युमिनियम भी कुछ शो करते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज दे आर सोनोरस का मतलब होता है दैट इज रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं, रिंगिंग साउंड क्रिएट होगी। कभी भी मेटल को किसी सॉलिड सरफेस या दूसरे मेटल से बीट करेंगे या फिर स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होती है, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। एंड यहाँ पे आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट इज लस्टर का मतलब होता है दे हैव शाइनी surface and they are good conductor of
heat and they are good conductor of heat and electricity and they have high boiling point and melting point. They have high boiling points and melting points. They have high boiling points and melting points. They have high melting points and boiling points. तो ये हमारी होती है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होंगे एक्सेप्ट सोडियम, मरकरी एंड गैलियम्स. ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मरकरी एंड गैलियम लिक्विड फॉर्म में होंगे. एंड उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम दे आर द सॉफ्ट सॉलिड. एंड नेक्स्ट डी फॉर डेंसिटी, दैट इज हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की. एंड दे आर डक्टाइल नेचर, डक्टिलिटी शो करते हैं. डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट होता है. दे आर मेलिएबल, दे आर सोनरस, साउंड्स क्रिएट करेंगे. दे आर लचर, शाइनी सरफेस होगा. एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. जब हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो नॉन मेटल हमें तीनों कंडीशन मिलते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस में मिलेंगे. एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस मिलेंगे तो इनकी डेंसिटी कैसी होगी, लो डेंसिटी होगी. और ये दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल, नॉन सोनरस, नॉन लस्ट्रस. एंड दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सो यहाँ से हमारा ये टॉपिक, सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड अब हम लोग मूव करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में. नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या फिर मेटल के ग्रुप को हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, रिएक्शन के रिएक्टिव नेचर के बेसिस पे उनको अरेंज करें, उसको हम बोलेंगे दैट इज कलेक्टिवली दे आर नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज. अब हम लोग मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं. मेटल में सबसे पहले आते हैं दैट इज सोडियम, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है. जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस मीन्स ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, मिड वाले मॉडरेट रिएक्टिव होंगे एंड नीचे वाले एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे. एंड अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दैट इज कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे. पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्शन शो करते हैं. ऑक्सीजन के साथ यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ हाईली दैट इज दे ऑक्साइड बनाएंगे. ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे, दैट इज यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ बोल सकते हैं. यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन मिलकर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी. अब ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाईली रिएक्टिव होते हैं. मतलब दे आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे ऑक्साइड बनाते वक्त. लेकिन जब हम जैसे जैसे ये नीचे मूव करेंगे तो इनकी दैट इज विब्रियोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ऑक्साइड बनाने की विब्रियोसिटी डिक्रीज होगी या फिर रिएक्टिव नेचर उनका क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पे जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये स्लो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट स्लोली एंड ओनली ऑक्साइड की लेयर ये बनाएंगे एंड ओनली ऑक्साइड लेयर आर फॉर्म्ड. जैसे यहाँ पे पूरा एक ऑक्साइड बनता है, मॉलिक्यूल ऑक्साइड बनता है. यहाँ पे क्या होगा, मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी. सिर्फ यहाँ पे होगा कि इसलिए लेयर बनी क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. एंड नीचे वाले एलिमेंट्स एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट ही नहीं करते, दे
रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ये हो गई हमारी दैट इज ऑक्सीजन की रिएक्शंस। ऑक्सीजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड के साथ रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन जो यहाँ तक एलिमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली रिएक्ट ही नहीं करते हैं, और अगर रिएक्ट भी करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। जैसे रिएक्शन मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल जैसे हमने सोडियम लिया और इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इसके बाद ये जो नीचे वाले एलिमेंट हैं दे शो वेरी मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत स्लोली रिएक्शन दे करते हैं, दैट इज रिएक्ट स्लो करेंगे। एंड हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स कभी भी हाइड्रोजन को रिलिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, अब इसके बाद आता है हमारे पास रिएक्शंस, वाटर की रिएक्शंस। मेटल्स वाटर में तीन कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। पहले कोल्ड वाटर के साथ भी कर सकते हैं, हॉट वाटर के साथ एंड स्टीम के साथ। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जो मॉडरेट होंगे वो करेंगे हॉट वाटर के साथ, एंड जो लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो करेंगे इसके साथ स्टीम के साथ। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ये करते हैं रिएक्शन विद वाटर, और मेटल कभी भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ, यहाँ पे बनता है पहले ऑक्साइड बनता है, और वो ऑक्साइड सॉल्युबल होता है वाटर में, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, MOH हाइड्रोक्साइड, और वाटर रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया Na मेटल लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और यहाँ पे ये जो एल्युमिनियम है ये रिएक्ट करते हैं, दैट इज रिएक्ट विद ये सब किस पे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद हॉट वाटर। एंड यहाँ पे भी क्या बनेगा, हॉट वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स लेड से पहले तक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म ओनली ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऑक्साइड बनेगा, टू फॉर्म ओनली ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तक नहीं जा पाते हैं। और नीचे वाले एलिमेंट्स रिएक्ट ही नहीं करेंगे, दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। अब इसके बाद हमें कुछ छोटे छोटे और टॉपिक पढ़ना होता है, दैट इज रिएक्शन पढ़नी होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक मेटल से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे और उसकी पोजीशन ले ले, उस ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसमें होता क्या है एक्चुअली, दैट इज मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर कोई हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट है, मेटल का सोल्यूशन प्रेजेंट है, अब उसमें क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उस मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ से उसकी पोजीशन लेगा। जैसे हमने क्या किया, दैट इज
जिंक है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर क्या है यहाँ पे लेस रिएक्टिव है और ये जिंक मोर रिएक्टिव है। तो ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन करवाएं, दैट इज कॉपर को पहले सेपरेट आउट कर दें, कॉपर सॉलिड कंडीशन में है एंड जिंक का हमने सॉल्यूशन लिया है ZnSO4, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव, और ये है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होने वाली है। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होती है एंड उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड देन यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ से हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds क्या होते हैं? Ionic compounds are those compounds which are formed by combination of cations and anions। कैटायन और एनायन कॉम्बिनेशन से या फिर बॉन्डिंग से बनेंगे कंपाउंड्स हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds, that is compounds which are formed by combination of compound which are formed by combination of cations and anions। कैटायंस कौन बनाएंगे, मेटल्स, एंड एनायंस कौन बनाता है, नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच की रिएक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और क्या बोल सकते हैं, मेटल शो करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड नॉन मेटल शो करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज आयनिक कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में एंड कैटायंस और एनायन के बीच में। मीन्स सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, ये क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स। मेटल सबसे पहले क्या होंगे, अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे, दैट इज कैटायंस एंड नॉन मेटल्स एनायंस, कैटायंस और एनायंस, और ये कैटायंस और एनायंस आपस में कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में। जब हम मेटल्स से कैटायंस बनाते हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराने पे, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, वैलेंस सेल से। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। अब एटम्स की भी कंडीशंस होती है कि हमारा एटम्स कैसा होना चाहिए। हमारे एटम्स पे ये कंडीशन है कि एटम्स हमारा न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आइसोलेट होना चाहिए, किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आइटम्स हमेशा अकेला होगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम अकेला होगा, पोटेशियम है पोटेशियम अकेला होगा, एंड न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड। एंड दूसरी बात दैट इज गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम्स।
तो वहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराने पे अपने वैलेंस सेल से, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तभी वो एनायन बनेगा। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन अ वैलेंस सेल। कभी भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो एक फोर्स के बीच में आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के अंडर में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। या बोल सकते हैं एक तरीके का वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो वहाँ पे हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड बना है। अब ये कैटायंस और एनायन ऐसे तो रहेंगे नहीं, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के बाद यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, उस वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कैटायंस एंड एनायंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सॉलिड स्ट्रक्चर। 3D लैटिस बनाएंगे, उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है? आयनाइजेशन में रिलीज हो रही है, इसमें यहाँ पे। तो ये हमारा प्रोसेस था आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। अब आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें सबसे बेस्ट अगर आयनिक कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हमारे पास सीजियम है और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्लोरीन है। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनेगा सीजियम फ्लोराइड, ये क्या होगा? मोस्ट आयनिक नेचर का होगा, मोस्ट आयनिक इन नेचर। तो यहाँ पे ये हमारा था दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमें बनाना है Na और Cl2 में से। तो यहाँ पे क्या होगा? Na पहले इसमें कन्वर्ट होगा Na प्लस में, और एंड Cl2 एनालाइज होगा 2Cl माइनस में, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? NaCl। ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड कैसा होगा? 3D होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसके बाद ये हमारा आयनिक कंपाउंड का कुछ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज होती थी आज सॉलिड इन नेचर, 3D नेटवर्क बनाते हैं, 3D या फिर 3D लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, 3D लैटिस। एंड सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, इसमें एक और चीज़, जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड बनता है, एक लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे है कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, तो हम यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर आयनिक कंपाउंड्स आता है तो वहाँ पे कभी भी हम लोग इस तरीके से लाइनिंग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली आयनिक बॉन्ड्स इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज अ सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। वो भी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है। तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड बट इट इज अ सिंपल electrostatic force of attraction between cations and anions। cations and anions, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज cations रखा हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज,
और इनका ये क्या है, आर सेपरेशन है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सेम चार्ज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, सपोज करो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बाहर की तरफ लगेगा, ये इधर बाहर पुश करेगा और ये इधर बाहर पुश करेगा। तो और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है उस कंडीशन में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या होगा, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना कम फोर्स लगेगा और जितना कम सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है, सॉलिड है, 3D नेटवर्क है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में अगर ये नेटिव फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल अपने किस फॉर्म में है, दैट इज लैटिस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री आयंस है। बट दे behave as good conductor in aqueous form, good conductor in aqueous form। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। किस कंडीशन में होंगे, दैट इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब अगर इनको हम हैमर से बीट करेंगे तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। जैसे ग्लास भी कैसे होता है, शीशा, उसको भी हम तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये थी दैट इज आयनिक कंपाउंड्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहाँ पे बनते हैं, कौन कौन से एलिमेंट के बीच में बनेंगे, कैटायंस एंड आयन के बीच में बनेंगे एंड उनमें कौन कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होती है एंड उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज। अब हमारा एक अच्छा सा टॉपिक आने वाला है, दैट इज हमारा लास्ट टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी क्या होती है, जो भी हम अपने सराउंडिंग में मेटल्स यूज़ करते हैं उनका कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्शन होगा। सपोज करो हमने गोल्ड यूज़ किया, गोल्ड के ज्वेलरीज बन रहे हैं तो उनका क्या होगा, दैट इज कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया होगा। एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, खदान से करते हैं, ठीक है। तो खदान से लेके प्योर मेटल तक ऑब्टेन करने तक जितने भी प्रोसेस यूटिलाइज होते हैं उस सारे प्रोसेस किसके अंडर में आते हैं, मेटलर्जी के अंडर में आते हैं। तो मेटलर्जी क्या है, ब्रांच है किसकी है, मेटल्स की ब्रांच है जहाँ से हम लोग प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। या फिर बोल सकते हैं मेटलर्जी इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर से, उसके अपने ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के सारे जितने भी प्रोसेस यहाँ पे यूटिलाइज होंगे उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे, वो मेटलर्जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच pure metals can be extracted from its ore. This process is known as metallurgy. Metallurgy, it is a process from which pure metals can be extracted from its ore is known as metallurgy। अब यहाँ पे ओर्स क्या होते हैं भैया, ओर्स बताओ, ओर्स क्या है। देखिए इस टॉपिक में 3 टर्म्स आने वाले हैं, 2-3 टर्म्स आने वाले हैं जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दैट इज पहला टॉपिक है हमारे पास, पहला होता है अकरेंस ऑफ मेटल्स, उसके बाद मिनरल्स एंड ओर्स।
देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब होता है मेटल्स नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल नेचर में दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म सॉरी दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक फ्री फॉर्म होगा एंड दूसरा कंबाइंड फॉर्म में होगा। फ्री फॉर्म में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो लेस रिएक्टिव होंगे, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, वो हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, दैट वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, दैट इज फ्री फॉर्म में रहेंगे। तो metal exist in free forms and combined form। free form and combined form, फ्री फॉर्म में होंगे, कंबाइंड फॉर्म में होंगे। फ्री फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फ्री फॉर्म में आएंगे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कम अंडर फ्री फॉर्म। और एग्जांपल जैसे हो गया गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गए, सिल्वर हो गए एक्सेट्रा, ऐसे एलिमेंट्स हमेशा किस कंडीशन में रहेंगे, फ्री फॉर्म में रहेंगे। एंड यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में वो एलिमेंट्स आएंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है या फिर मॉडरेट रिएक्टिविटी है, सफिशिएंट रिएक्टिविटी है, जो दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे मेटल के साथ कंबाइन हो जाए या फिर उसके साथ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लें। मीन्स यहाँ पे आएंगे मॉडरेट एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया एंड जिंक हो गए, आयरन हो गए, तो ये किस कंडीशन में रहेंगे, दैट इज ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे। एग्जांपल हम लोग एक जिंक का नोट कर लेते हैं, जैसे जिंक हमें ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकता है, जिंक हमें सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकता है, और जिंक हमें कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो ये हमारा था दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, दो फॉर्म में मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, दैट इज फ्री फॉर्म एंड सेकंड वन इज कंबाइंड फॉर्म। फ्री फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, जैसे हो गया गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया। एंड कंबाइंड फॉर्म में कौन से एलिमेंट होंगे, मॉडरेट और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप और मिडिल वाले एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स, वो मोस्टली क्या करते हैं, किस में आते हैं, दैट इज कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट आता है मिनरल्स एंड ओर्स। देखो मिनरल्स एंड ओर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक कमर्शियल पर्पस में डिफरेंस है या फिर कमर्शियल स्केल में डिफरेंस है, जहाँ पे हम लोग उसका प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसके कॉस्ट के बेसिस पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वहाँ पे जितने भी हमारे पास मिनरल्स होते हैं वही ओर्स कहलाएंगे, लेकिन सारे ओर्स मिनरल्स नहीं कहलाते हैं। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हम किसी भी एलिमेंट, जैसे चलो हम इसी का एग्जांपल लेंगे जिंक का हमने क्या किया, हमें जिंक मेटल चाहिए, तो जिंक मेटल चाहिए होगा तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके ओर्स मतलब इसके खदान कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे इसको, खदान को। तो हमने 3 खदान सर्च की जहाँ पे हमें जिंक मिलता है, और वो किस फॉर्म में है। पहले वाले खदान पे खदान का नाम ए, सेकेंड का नाम है बी एंड तीसरे का नाम है सी। तो ए में हमें किस फॉर्म में मिला है, कंबाइंड फॉर्म में मिला, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में। सेकंड हमें मिला जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, एंड थर्ड में हमें मिला जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। ये तीनों खदान। तो पहले वाले खदान में हमने जब एक्सट्रैक्ट किया तो हमें जिंक हमें किस फॉर्म में मिला, ऑक्साइड के फॉर्म में मिला, दूसरे में हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिला, तीसरे में हमें कार्बोनेट के फॉर्म में मिला। अब इसका हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे प्योर जिंक मिल गया, यहाँ से भी हमने प्योर जिंक को ऑब्टेन कर लिया और यहाँ से भी हमने प्योर जिंक को ऑब्टेन कर लिया। अब इस प्रोसेस में इम्प्योर से प्योर में आने में यहाँ पे लगा है हमारे पास 100 रुपीज़ पर ग्राम। 1 ग्राम ऑब्टेन करने पे 100 रुपीज़ लगे हैं। यहाँ पे लगा है 200 रुपीज़ पर ग्राम और यहाँ पे लगा है 50 रुपीज़ पर ग्राम। तो अब हमें ये जिंक ऑब्टेन करना है अपने इंडिविजुअल पर्पस के लिए ऑब्टेन तो कर नहीं रही, वो हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, दैट इज इंडस्ट्रियल लेवल में कर रहे हैं। तो हमें लार्ज अमाउंट मिलियंस ऑफ टन्स में चाहिए होगा। अब यहाँ पे टन्स में चाहिए तो हम दैट इज अगर
कितने का डिफरेंस आ रहा है, इससे 50 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 150 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम मिलियंस में जाएंगे तो 1 मिलियंस का डिफरेंस आएगा, 1 मिलियन से भी ज़्यादा का डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, जिसमें हमें कॉमर्शियली ज़्यादा बेनिफिट होता है, या फिर यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, उसको हम लोग ओर्स बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों क्या कहलाएंगे, तीनों हमारे क्या होंगे, ऑल 3 आर कंसिडर्ड एज मिनरल्स। मिनरल्स हमारे क्या होंगे, ये तीनों होंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स को हम बोल सकते हैं मिनरल्स आर द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, उसको हम बोलेंगे दैट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स हमारे क्या है, मिनरल्स आर द सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, इसको बोलेंगे दैट इज हमारा मिनरल्स। अब मिनरल्स से हमें जिसमें हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगी, उस मिनरल्स को हम लोग बोलने लगेंगे ओर्स। तो यहाँ पे हमारा ओर्स क्या है, सी वाला जिंक कार्बोनेट ओर्स होगा। अगर इसको रिमूव कर दें फिर ये दोनों में हम लोग आएंगे तो ये वाला हमारा ओर्स कहलाने लगेगा। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में टर्म्स आती है दैट इज ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो जितने भी हमारे पास ओर्स होंगे वो कहीं ना कहीं मिनरल्स से आए हों, मिनरल्स होंगे, लेकिन जो हमारे मिनरल्स हैं वो सारे ओर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दैट इज जिसमें मिनिमम कॉस्ट लगने वाली है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। अब ओर्स के अंदर क्या होगा, मेटल होगा और उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगी, और इम्प्योरिटीज को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, नया नाम देते हैं दैट इज गैंग। क्या बोलेंगे, गैंग। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक नहीं मतलब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है मिनरल्स में, मेटलर्जी में अभी हमने पढ़ा अकरेंस ऑफ मेटल्स, ओर्स एंड मिनरल्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, गैंग्स क्या होते हैं, गैंग्स हम किसको बोलते हैं,